गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, गुटनिरपेक्षता का अर्थ और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो किस प्रकार जो दो गुटों के मध्य है वो संतुलन साधने में कायम रह करके और उसने विश्व शांति की तरफ, संसार को जो वैश्विक राजनीति है उसको शांति की तरफ धकेला था। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी सिर्फ गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां ही रही है, इसके कुछ समस्याएं और कुछ इसके सामने चुनौतियां भी रही है। अपन यूँ कह सकते हैं कमजोरियां या विफलताएं या आलोचक है वो गुटनिरपेक्षता को किस दृष्टि से देखते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन गुटनिरपेक्षता के समक्ष जो समस्याएं चुनौतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज एक वृहद रूप ले चुका है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो एक वृहद रूप ले चुका है, लेकिन यह अपने रूप के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में स्थान नहीं अपना पाया। जितना विशाल आकार है उसके अनुरूप है यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी जगह नहीं बना पाया है। वह जगह जो इसके लिए होनी चाहिए थी, इसके लिए इसके सदस्य राष्ट्रों की कमजोरियां ही प्रमुख कारण है और आलोचक इस हेतु निम्न तर्क देते हैं कि अपन देखते हैं कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी जो मुख्य जो इसकी समस्याएं और चुनौतियां उसमें, क्योंकि इसने हालांकि नो डाउट गुटनिरपेक्षता ने समय समय पर अपने आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित किया है, लेकिन इस साबित करने के साथ साथ इसकी कुछ कमजोरियां, यानी वो जगह जो गुटनिरपेक्षता के लिए होनी चाहिए वो जगह अभी तक गुटनिरपेक्षता को मिली नहीं है। तो उनका क्या कारण है? पहला कारण तो है इसके जो सदस्य राष्ट्रों की स्वयं की जो कमजोरियाँ हैं ना, वो कमजोरियाँ प्रमुख कारण है और ये कमजोरियाँ ही इसकी आलोचकों को बढ़ावा देती है। तो इसकी अब क्या क्या तर्क दिए गए हैं, क्योंकि जो इसका जिस तरह का इसका संगठन है वो जिस तरीके का इसकी संख्या बल है, जितना वृहद आकार है उसके अनुरूप ये अपना स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। तो अब अपन इसके तर्कों पर ध्यान देते हैं। पहला, जैसे अवसरवादी और काम निकालने की नीति, कि ये जो पश्चिमी जो आलोचक है यानी जो गुटनिरपेक्षता है उसको ये कहते हैं कि ये एक अवसरवाद है और अपना काम निकालने की नीति है, यानी इस गुट से न सही तो उस गुट से निकाल लो, जिस गुट से भी हो अपना काम निकाल लो। और ये एकदम पूरी तरह से मतलब सिद्धांतहीन है, यूँ कह सकते हैं कि ये जो सदस्य राष्ट्र है वो सिद्धांत विहीन है, सदस्य राष्ट्र सिद्धांतहीन, और इसका उद्देश्य दोहरा लाभ साम्यवादी और पूंजीवादी राष्ट्रों से प्राप्त करने का रहता है। यानी इनका उद्देश्य है वो मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करने का रहता है, क्योंकि इनका ये है कि जिसका पलड़ा भारी और जिस तरफ अपने अधिक हित सदते हो उस तरफ मिल जाओ। आलोचक इस तरह की अवधारणाओं को काम में लेते हैं। ये दूसरा, ये इसके लिए कहता है कि सिद्धांततः उपयुक्त है किंतु अव्यवहारिक नीति है। यानी सिद्धांत के रूप में अगर अपन देखते हैं कि आलोचक क्या कहते हैं कि ये नीति जितनी सिद्धांततः उपयुक्त है उतनी व्यवहार में भिन्न है, क्योंकि सिद्धांत में चाहे इसमें कितने गुण ना क्यों न हो लेकिन व्यवहार में ये विफल रही है। जहाँ धरातल पर गुटनिरपेक्षता का ध्येय राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, वहीं व्यवहार के धरातल पर इसने बहुत से गुटनिरपेक्ष संदर्भ में यह वस्तुतः यह अपना दायित्व है वो निभाया नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र देशों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, लेकिन व्यवहार में नहीं भी निभाया है। क्योंकि इन्होंने मतलब जो पश्चिमी जो आलोचक है उनकी यह भी एक आलोचना है कि गुटनिरपेक्षता है वो साम्यवाद के प्रति सहानुभूति भी रखता है। तो और जैसे मतलब यूँ कहे कि साम्यवादी गुट की अधीनता स्वीकार करते हैं, जिसका परिणाम होता है जैसे एनक्रूमा में घाना आया था, बर्मा में, क्यूबा में, अनेक सारे उदाहरण हैं जिसके कारण जैसे मतलब आलोचक यह भी कहते हैं कि नासिर के अधीन जो संयुक्त अरब गणराज्य और नेहरू के अधीन भारत है वो साम्यवादी खेल खेलते रहे थे। तो इस तरह की आलोचनाएं की जाती है कि सिद्धांततः तो लगता है कि ऐसा है लेकिन व्यवहार में ऐसा है नहीं। फिर बाह्य सहायता पर निर्भर, बाह्य सहायता पर, क्योंकि दो तरफा सहायता लेने के लिए सिद्धांत ताक पर रख देते हैं। यानी जो आलोचक है वो ये मानते हैं कि जो बाह्य सहायता पर निर्भरता है वो दो तरफा सहायता लेने के लिए अपने सिद्धांत तक ताक पर रख देते हैं। इनको सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, इनका काम निकलना चाहिए, क्योंकि बाह्य सहायता और रक्षा पर भी बाहरी रूप से निर्भर रहे हैं, इसलिए दोनों की सहायता थी और दोनों ने भारी आर्थिक सहायता और रक्षा लेने का रास्ता निकाला और इसके आधार पर ये इन पर मतलब आश्रित भी हो गए हैं वो सहायता लेकर के। आलोचकों का ये भी कहना है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता आर्थिक आत्मनिर्भरता को तथ्य के रूप में मानकर चलती है। यदि कोई राष्ट्र किसी भी तरह की सहायता के लिए अन्य राष्ट्रों के समूह पर आश्रित हो तो इसका मतलब है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया गया है। तो इसी जैसे MS राजन कहते हैं भी, किसी देश को दोनों सर्वोच्च शक्तियों से बड़े
बराबर परिणाम में आर्थिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई है। यह बात अपने आप में इस बात का परिणाम है कि उसकी गुटनिरपेक्षता बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब इसके बाद में गुटनिरपेक्षता की नीति है वो किसी तरीके की सुरक्षा का साधन नहीं है। अब अगला आलोचकों का ये मानना है कि जो गुटनिरपेक्षता है वो राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं मानते थे। यदि वे विशाल रक्षा व्यवस्था करेंगे तो गुटनिरपेक्षता सुरक्षित नहीं रहेगी, और यदि बाहर से सैनिक सहायता करेंगे तो भी गुटनिरपेक्षता नहीं बचेगी। अक्टूबर 62 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया था तो भारत के लोगों को अनुभव ये बहुत अच्छे से करवा दिया था कि वर्तमान में जो राष्ट्र समाज में सर्वदा आदर्श कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ है वो सुरक्षा का परिणाम नहीं हो सकती। बाह्य आक्रमणों से मुकाबला करने के लिए सैनिक सहायता स्वीकार करना कोई गलत नहीं है। तो इस तरह से जो सुरक्षा का साधन है वो ये मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता नीति है वो सुरक्षा का साधन नहीं है। फिर है संकुचित नीति। संकुचित क्योंकि विदेश नीति बेसिकली संकुचित नीति किस लिए कहते हैं कि विदेश नीति का जो दायरा होता है वो इतना बड़ा होता है या इतना व्यापक होता है कि गुटनिरपेक्षता की नीति में नहीं बांधा जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा है वो बहुत सीमित है, क्योंकि गुटों से बाहर क्रियाशील होने की कल्पना इस अवधारणा में है ही नहीं। मान लीजिए अगर गुट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जैसा कि आजकल वर्तमान में जैसे इसकी आलोचनाएं हो भी रही है कि बगैर गुट, अब गुट ही नहीं है तो गुटनिरपेक्षता का क्या मतलब है। यानी सारी जो गुटनिरपेक्षता का तो अस्तित्व और सारी राजनीति है वो गुटों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और महाशक्तियाँ हैं वो गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करना इस नीति का मुख्य लक्षण बन जाता है। कुल मिलाकर के ये दो गुटों के अलावा जो झगड़े में जो पंच बनने की स्थिति है वो गुटों के बाहर इनकी पॉसिबल नहीं है। तो ये एक संकुचित नीति है। फिर है राष्ट्रहित के बजाय नेतागिरी की नीति, क्योंकि कई जो आलोचक है वो ये भी कहते हैं कि ये ऐसी नीति है जिसकी जड़ें ऊपर है नीचे नहीं है, यानी इसका कोई आधार नहीं है और अपने देश में नहीं है, राष्ट्रहित उसके केंद्र में नहीं है। उससे राष्ट्रहित हो जाए तो अलग बात है। मतलब इनकी जो गुटनिरपेक्षता की जो मुख्य धारणा है उसमें इन्होंने राष्ट्रहित का ख्याल नहीं रखा, बल्कि ये कहते हैं कि वैश्विक राजनीति में कैसे स्थान बनाए, यानी अपनी खुद की नेतागिरी चमकाने में लगे रहते हैं। कि मतलब जैसे यूँ कहते हैं कि मोर का जो नाच है वो पाँव चाहे कितने ही कमज़ोर और गंदे हो लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए। कुल मिलाकर के जो दुनिया में जो मतलब नेतागिरी है वो अपनी चमकती रहनी चाहिए, इस तरह के आरोप है वो आलोचक इन पर लगाते हैं। और इस तरह की नीति है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला सकती। यानी आलोचक ये कहते हैं कि गुटनिरपेक्षता है वो राजनीतिक व्यवस्था में जो शक्ति संतुलन के सिद्धांत पे चल रही है और ये हमेशा से चली आती रही है, तो इस तरह से कोई कुछ परिवर्तन भी नहीं आएगा। क्योंकि जब तक शीत युद्ध था तब तक ये दोनों जो दुनिया है वो दो शिविरों में बंटी रही, और इन शिविरों ने भारत या मिस्र यूगोस्लाविया के कहने से अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। भारत के विरोध के बावजूद भी अमेरिकी सेना है वो कोरिया की 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर लिया, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें गुटनिरपेक्षता है वो मतलब कोई विशेष परिवर्तन है वो नहीं कर सका। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता एक दिशाहीन आंदोलन है। यानी कुछ आलोचक वो ये भी मानते हैं कि नवीन व्यवस्था जिसमें शक्ति नहीं सद्भाव नियामक तत्व निर्माण करना तो दूर, गुटनिरपेक्षता अपने आप में बिखरने लगा है। क्योंकि गुटनिरपेक्षता है वो बेसिकली इस पर ध्यान देता है कि जो आंदोलन है यानी जो एक नई व्यवस्था है उस व्यवस्था को किस तरह से हम चलाएं, कैसे गुटनिरपेक्षता है वो, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्ति है वो मुख्य भूमिका में न होकर के और जो सद्भावना है वो मुख्य तत्व में हो। तो हवाना सम्मेलन की जैसे कार्रवाई थी तो उसमें अगर अपन देखें तो गुटनिरपेक्षता है वो पूरा का पूरा 2-3 खेमों में बंट गया था। तो जैसे एक जिसमें क्यूबा, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया ये जो देश थे वो यूरोपियन यूनियन की जो ये जो सोवियत संघ के जो मतलब की भाषा है उसकी तरफ बोल रहे थे। सोमालिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मोरक्को ये अमेरिका वाले, और तीसरे जैसे भारत, यूगोस्लाविया, श्रीलंका थे वो ये गुटनिरपेक्षता के थे। तो इस तरह से कोई दिशा नहीं रहेगी और ये महाशक्तियों का प्रतिबिंब भी बनकर रह गया था। और इन राष्ट्रों में बुनियादी एकता का अभाव है। बुनियादी एकता इन द सेंस कि समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी तो ये कर नहीं पाते हैं, वे आपस में भी कोई सहायता भी नहीं करते, आपस में बनते भी नहीं हैं देशों की, क्योंकि एक दूसरों का शोषण भी करते हैं। तेल संपन्न जो राष्ट्र है वो उसी भाव से तेल बेचते हैं जैसे अन्य भाव से अन्य को बेचते हैं, यानी कोई रियायत है वो गुटनिरपेक्षता के नाम पर नहीं मिलती है। तो बुनियादी एकता का अभाव है और एक मूल्य रहित मतलब ये जो है वो एक आंदोलन बन के रह गया, मूल्य रहित पेंतरा टाइप का बनकर रह गया। जैसे कि मतलब क्योंकि अपने आप में कोई विचारधारा और सिद्धांत तो है नहीं। गुटनिरपेक्षता में लोकतांत्रिक देश है तो राजशाही वाले भी थे, मोरक्को, इथोपिया वगैरह, वियतनाम
क्यूबा, लाओस जैसे कम्युनिस्ट भी है, तो तानाशाही वाले म्यांमार, पाकिस्तान, घाना, उगांडा जैसे देश भी रहे हैं। तो इस प्रकार इनका कोई बेसिक आधार नहीं है, ये मूल्य रहित आंदोलन है। फिर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में पारस्परिक तनाव और वैमनस्य, यानी ये तो सच्चाई है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो आपस में ये देश लड़ते थे, जैसे चाहे भारत बांग्लादेश हो, चाहे भारत पाकिस्तान हो, चाहे गंगा जल बंटवारे को लेकर के हुआ था, और उसी प्रकार से कारगिल में घुसपैठिए भेजे। भारत पाकिस्तान है वो दोनों गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है और दोनों का आपस में तनाव चलता रहता है। ऐसे को एग्जाम्पल है। आर्थिक पिछड़ापन है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश है वो गरीब है और इनको महाशक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और ये महाशक्तियाँ वो थोड़ा बहुत लालच दे करके इनको अपने गुट में बांधने का प्रयत्न करती है। और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में अस्थिरता, स्थायी सरकार नहीं है, महाशक्तियाँ वो हस्तक्षेप करती रहती है। और जैसे मतलब क्यूबा में तो CIA ने फिदेल कास्त्रो की सरकार गिराने की बार बार कोशिश की थी। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो इनमें गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में अस्थिरता, ये चुनौतियाँ इनके समक्ष हैं, जो अस्थिरता होती है। और गुट सापेक्ष राष्ट्रों की बढ़ती संख्या, जैसे ईरान, इराक, फिलीपींस, ये सारे की सारी क्या है, यानी इन देशों में मतलब ये है कि ये जैसे रियो संधि में ये जो गुट थे दो, उनमें भी शामिल थे और गुटनिरपेक्ष भी थे, तो इसलिए इस तरह की घटनाएं वो होती रहती है। हालांकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी ये आंदोलन आज भी अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखे हुए हैं। इन्होंने अपना लक्ष्य विश्व शांति रखा है और इसी कारण समय के साथ इसमें संगठनात्मक और उद्देश्यात्मक परिवर्तन से अपनी प्रासंगिकता है वो बनाए रखी है। तो इस प्रकार ये गुटनिरपेक्ष के सामने चुनौती है, लेकिन इन चुनौतियों के मद्देनज़र भी गुटनिरपेक्षता का सुनहरा भविष्य है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उन्होंने अपने आप को इस तरह से मतलब एक मजबूत कड़ी में बांध लिया है, जैसे इन्होंने विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन, इनको अपना आधार बना लिया है। और तो ये जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होंगे तब तक गुटनिरपेक्षता कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। आलोचकों की दृष्टि में भिन्न भिन्न तरीके की आलोचनाएं हैं, लेकिन गुटनिरपेक्षता अपनी जो पहचान है या अपना जो भरोसा है वो आज भी बनाए रखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका है वो क्या रही है, क्योंकि भारत ने हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष, बेसिकली अगर अपन यूँ देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में अगर किसी का नाम आता है तो उसमें गुटनिरपेक्षता का बहुत बड़ा नाम है। ये भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनाया था, क्योंकि यह एक सुविचारित अवस्था थी, यानी ये गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनाया और नव स्वतंत्र राष्ट्रों को इसके प्रति आकर्षित किया है। निर्गुट आंदोलन की स्थापना से भारत हमेशा केंद्रीय भूमिका में रहा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अगर अपन इसकी बात करें देखें तो नेहरू जी ने इसके संस्थापक राष्ट्रों में से एक रहे थे अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, और इन्होंने भारत ने अपनी विदेश नीति में भी गुटनिरपेक्ष के जो सिद्धांत है उनको जगह दी है और अन्य राष्ट्रों को इसके प्रति सचेत किया है। 25 से बढ़ा करके इसकी संख्या 120 तक ले आए हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें भारत का जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत ने आंदोलन से जुड़े उग्रवादी और उदारवादी सदस्यों के राष्ट्रों के मध्य समन्वयात्मक भूमिका का निर्वाह करके सेफ्टी वॉल का काम किया। डॉक्टर एम एस राजन ने टिप्पणी की है कि ये क्योंकि जो स्थिति है वो भारत ने उग्रवादी और उदारवादी जिन देशों के आपस में नहीं बनती विचारधारात्मक रूप से, उनके बीच के कड़ी का काम करके भी इस आंदोलन को बहुत आगे तक लेकर के आए हैं। तो भारत की भूमिका है वो निर्विवाद रूप से बहुत इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में, इसको बनाए रखने में और विश्व शांति को कायम रखने में हर जगह पर इसकी अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो भूमिका है वो निरंतर चलती रही है। जैसे भारत की भूमिका की बात करें, कुछ पॉइंट और बात करते हैं कि भारतीय भूमिका स्थैतिक नहीं निरंतर गतिशील है, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं पर योगदान देके छोड़ दिया हो। स्थापना से लेकर के 1961 का फर्स्ट जो बेलग्रेड सम्मेलन था उससे लेकर के आज तक भारत की भूमिका है वो हमेशा बनी हुई है। ऐसा कोई मौका नहीं है जब भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता में अपनी सक्रिय भागीदारी नहीं अपनाई हो। और भारत पहला देश जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस अवधारणा के सिद्धांतों की व्याख्या की, यानी भारत ही वो एकमात्र देश था जिसने सबसे पहले जो गुटनिरपेक्षता के बारे में लोगों के वहम थे या भ्रम थे, उन सब भ्रमों को तोड़ा गया और एक नया विचार है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया विचार रखा और प्रचार करके नव स्वतंत्र राष्ट्रों को आकर्षित किया। ये जो संख्या है 25 से शुरू होकर के 120 तक आना, इस संख्या को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी राष्ट्र का है तो वो भारत का है, क्योंकि भारत ने पर्सनली प्रयास करके, पंडित नेहरू ने पर्सनली प्रयास करके और इनको
समस्त राष्ट्रों को इसके जो एक न्यायिक जो सोच है उसके बारे में अवगत कराया और अन्य राष्ट्रों को भी इसके साथ जोड़ा। संस्थापक सदस्य भी भारत रहा है। भारत हमेशा से शुरू से ही, पर नेहरू, नासिर, टिटो तीनों का नाम आता है, तो इसलिए इन संस्थापक सदस्यों में भी पंडित नेहरू का नाम आता है और भारत देश का नाम आता है। गुटनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों का निरूपण का श्रेय पंडित नेहरू को ही है। यानी गुटनिरपेक्षता है जो पंचशील जो एक सिद्धांत था, उसी में से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत निकाले पंचशील नेहरू ने दिया था, और उसी के कारण जो उसके सिद्धांत हुए, तो उसका जो मेन श्रेय है वो पंडित नेहरू को ही जाता है। यानी इसके आधार बनाने का कौन कौन से राष्ट्र है वो इसके महत्व में इनकी विशेष भूमिका है, और कौन कौन से राष्ट्र इसके साथ जुड़ेंगे और कौन कौन से नहीं जुड़ेंगे, इन समस्त का आधार करने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का हिस्सा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों को विदेश नीति का हिस्सा बनाने वाला भारत प्रथम राष्ट्र रहा था, ताकि गुटनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया जा सके और ये बताया जा सके कि इसके आधार पर भी कोई देश है वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं। और दिल्ली सम्मेलन 1949, बाडुंग 1955 भारत की पहल पर आयोजित हुए ये सम्मेलन थे, जिनकी बदौलत जो गुटनिरपेक्षता का बहुत बड़ा आधार बने थे ये दोनों के दोनों सम्मेलन। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन 19 अप्रैल 1954 पंचशील के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर। मैत्री संधियों के पश्चात गुटनिरपेक्षता बरकरार 1971 में रूस के संधि के साथ और 1962 में यूएसए से सहायता। इनसे लेने के बाद में भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता को बरकरार रखा था, और गुटनिरपेक्षता को तीसरी अहम शक्ति बनाना, ये बनाने में भारत का बहुत बड़ा भूमिका रही थी। तो इस तरह से ये भारत का रोल, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब अपन कुछ गुटनिरपेक्षता के अहम तथ्यों पर बात कर लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें भी पूछा जाता है। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1961 में। मुख्यालय वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य राष्ट्र 120 है। 17 देश और 10 संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है। संस्थापक सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, अब्दुल गमार नासिर मिस्र, जोसेफ टिटो यूगोस्लाविया, सुकर्नो इंडोनेशिया, एनक्रुमा घाना, ये 5 है वो संस्थापक सदस्य थे। पहला सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ 1961 में। 18वां सम्मेलन है वो 25-26 अक्टूबर 2019 को बाकू अजरबैजान में हुआ था। 7वां सम्मेलन 1983 में भारत में आयोजित किया गया था। ये मुख्य कुछ फैक्ट है जिनके बारे में आपको गुटनिरपेक्षता के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कोई सवाल प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में सवाल तो आप हल कर सको। तो इस प्रकार ये जो गुटनिरपेक्षता का टॉपिक है वो आज पूर्ण हुआ आपका। कोविड महामारी का दौर चल रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, घर पर रहे, सुरक्षित रहे। अगर बाहर निकलना हो तो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग, तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकले, मास्क लगाए रखें। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उनको इसका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।